दोस्तों ये कहानी का दूसरा भाग है। कहानी के पहले भाग के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर मैंने लिंक दे दिया है। तो आप लिंक पर क्लिक करके कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी के दूसरे और आखिरी भाग को शुरू करते हैं। विजय प्रताप की निगाहें प्रिया पर पूरी तरह टिकी हुई थीं, जो अपने ध्यान में मगन धीमे धीमे सीढ़ियां उतरती हुई पास आ चुकी थी। विजय प्रताप पर नजर पड़ते ही वो चौंकी और फिर सावित्री देवी ने उसका परिचय करवाया। ये विजय प्रताप है, कुछ दिनों के लिए हमारा मेहमान है। इसे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमेशा की तरह सख्त लहजे में कहते हुए उन्होंने विजय की जिम्मेदारी प्रिया को सौंप दी। विजय का कमरा तैयार हो चुका है, तुम जरूरी सारी चीजें कमरे में पहुंचा दो। विजय, तुम्हें कोई भी समस्या हो तुम सीधे प्रिया से बात कर लेना। मैं आजकल जरा व्यस्त हूँ, गांव की औरतों की समस्याएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं, इसलिए हवेली और हवेली की जिम्मेदारियां मैं कल ही प्रिया को सौंप चुकी हूँ। मैं गांव की औरतों की पंचायत में जा रही हूँ, अब प्रिया तुम्हारा ख्याल रख लेगी। सावित्री देवी ने गहरी नजरों से अपने भतीजे को देखा और मुस्कुराते हुए अपने इरादे उसे सौंप दिए। प्रिया सावित्री देवी के इरादों से बेखबर विजय को उसके कमरे तक ले गई थी। इस दौरान विजय ने उससे बहुत ही अपनेपन का बर्ताव करते हुए उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो अपना मास्टर्स पूरा कर चुका है और कुछ ही दिनों की छुट्टियों पर आया है ताकि गांव के शांत माहौल को एंजॉय कर सके। प्रिया एक शहरी लड़की थी, इसलिए वो विजय की बोल्ड नेचर को जरा भी बुरा नहीं मान रही थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उसकी काफ़ी लड़कों से बातचीत होती रहती थी और वो विजय की इस बातचीत को भी उसी तरह ले रही थी। विजय को उसके कमरे में छोड़कर प्रिया अपने कमरे में आ गई थी। प्रेगनेंसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा थकी हुई रहने लगी थी। फिर ध्रुव की बेरुखी ने भी उसे पूरी तरह थका कर रख दिया था। सारा दिन उसने अपने कमरे में चुपचाप बिताया और जब शाम को ध्रुव आया तो विजय को देखते ही वो उससे खुशी के मारे लिपट गया। विजय ध्रुव से बड़ा था, इसलिए ध्रुव न सिर्फ उससे बहुत प्यार करता था बल्कि उसकी बेहद इज्जत भी किया करता था। वो दोनों स्कूल प्रोजेक्ट को ही डिस्कस कर रहे थे। ऐसे ही डिनर पूरा हुआ और प्रिया सबसे पहले कमरे में चली गई। ध्रुव काफी देर तक विजय के साथ बातें करता रहा और फिर जब कमरे में आया तो उसकी नज़र सोती हुई प्रिया पर पड़ी। नींद में वो अपने आप से बेखबर किसी सौंदर्य की देवी जैसी लग रही थी। गर्भावस्था ने उसकी खूबसूरती को और भी निखार दिया था। पहले जो वो दुबली पतली हुआ करती थी, लेकिन अब उसका पूरा स्वरूप निखर चुका था। रंगत जो पहले ही गोरी दमकती हुई थी, अब उसमें हल्का गुलाबीपन भी शामिल हो चुका था। उसे टूटकर प्रिया के स्वरूप पर प्यार आया था और आगे बढ़कर उसने अपने होंठ प्रिया के गालों पर रख दिए। प्रिया थोड़ा सा कसमसाई थी लेकिन उठी नहीं थी। ध्रुव उसके पास बैठकर उसके बालों की लटों से खेलने लगा। अब ध्रुव की इस हरकत पर प्रिया की आंख खुल गई। आई एम सॉरी यार, मैं फिर लेट हो गया तुम्हारे पास आने में। ध्रुव ने तुरंत माफी मांगी थी। प्रिया बिना कुछ कहे उठकर बैठ गई। नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी। जानती हूँ कि आप गांव के लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और फिर ये मेरा ही तो सपना है कि इस गांव में स्कूल हो, अस्पताल हो, ताकि यहाँ के लोग भी एक अच्छी जिंदगी जी सकें। प्रिया के समझाने पर ध्रुव ने मुस्कुराकर उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब तो विजय भैया भी आ गए हैं तो मुझे सहारा मिल गया है। उनके साथ मिलकर सारे प्रोजेक्ट्स जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। ध्रुव की बात पर प्रिया चौंकी। मतलब? वो तो बस कुछ ही दिनों की छुट्टी पर आए हैं ना। अरे नहीं यार, विजय भैया आ गए हैं तो अब 6 महीने से पहले नहीं जाएंगे। वो जब भी गांव आते हैं उनका वापसी का दिल ही नहीं करता और इस बार तो डिग्री पूरी करके आए हैं तो मुझे यकीन है इतनी जल्दी वापस नहीं लौटेंगे। ध्रुव राठौर ने मुस्कुराते हुए प्रिया की गोद में सिर रख दिया। प्रिया भी उसके बालों से खेलने लगी। ध्रुव की उंगलियां धीरे धीरे प्रिया के पेट पर हरकत करने लगीं। वो अपने होने वाले बच्चे को महसूस करते हुए अपनी थकान को उतारने लगा और साथ ही साथ प्रिया से बातें भी करने लगा। विजय भैया बहुत अच्छे हैं, यूं समझ लो कि मैं उन्हें बहुत फॉलो करता हूँ, मेरे आइडियल हैं वो। प्रिया की उंगलियों को दबाते हुए ध्रुव विजय प्रताप के बारे में बात करने लगा। वो हमेशा से विजय को आदर्श मानता था और इसी वजह से विजय को देखकर उसके अंदर एक नया जोश पैदा हो गया था कि वो अपने भाई के साथ मिलकर जल्दी ही सब कुछ पूरा कर लेगा। इस बात से बेखबर कि इस बार विजय आया नहीं था बल्कि उसे एक खास मकसद के लिए बुलवाया गया था। मधोशी में ध्रुव ने अपने होंठ प्रिया के पेट पर रख दिए। आई लव यू मेरी जान, जल्दी से बाहर आ जाओ, पापा को तुम्हारा बहुत वेट है। वो अपने बच्चे से बात कर रहा था और प्रिया मुस्कुराते हुए अपने बच्चे के लिए इतनी तड़प देखकर खुश हो गई थी। धीरे से उसकी गोद से उठता हुआ प्रिया को अपनी बाहों में समेट गया था।
काम में इस कदर बिजी हो गया था कि अपनी जान को प्यार करने का वक्त ही नहीं मिला। वो उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए उसके बालों की खुशबुओं को महसूस करने लगा और प्रिया भी इस स्पर्श के लिए कब से तरस गई थी। धीरे धीरे वो ध्रुव की छुअन में मदहोश होने लगी थी। लेकिन अचानक ही उसे अपने बच्चे की चिंता हुई थी। ये सब करने से हमारे बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ना? ध्रुव धीरे से हंस दिया था। उसके लबों से खेलता हुआ वो धीरे से सरगोशी करते हुए बोला, अभी तो स्टार्टिंग के मंथ हैं, कुछ भी नहीं होगा। और मैं भला अपने बच्चे को नुकसान पहुंचने दूंगा। बहुत नरमी से अपने प्यार की शिद्दत तुम पर लुटाऊंगा। वो धीरे धीरे कुर्बत के नशे में बहकने लगा था। प्रिया के नरम वजूद से शरारत करते हुए प्रिया को भी मदहोश होने पर मजबूर कर चुका था। फिर तकिए पर उसका सर रखते हुए वो उसके ऊपर आया था, लेकिन अपना वजन उसने प्रिया पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने दिया था। वो उसे बहुत नरमी से छू रहा था। जरा भी तकलीफ हो फौरन मुझे बताना, मुझे मेरे बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसने प्यार से प्रिया के कान में सरगोशी की थी और प्रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी पलकें बंद कर लीं और ध्रुव ने उसकी आंखों पर बारी बारी अपने होंठ रख दिए थे। वो बहुत दिनों बाद अपनी प्रिया के करीब हुआ था। जज्बात जुनूनी होने लगे थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था और बहुत प्यार से प्रिया के वजूद में उतर गया था। दिन तेजी से बीतने लगे। विजय कुछ वक्त तो ध्रुव के साथ बाहर बिताता, लेकिन बाकी का समय वो हवेली के चक्कर लगाता रहता था। इसी तरह अपने दिन गुजारता। धीरे धीरे उसने अपनी जगह प्रिया के दिल में बनानी शुरू कर दी थी। प्रिया एक बड़े भाई की तरह उसकी इज्जत करती और विजय प्रिया को ध्रुव के बारे में शक में डालने की कोशिश करने लगा। ध्रुव को तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं है? हालत देखो अपनी कैसी हो रही हो, चेहरा भी पीला पड़ता जा रहा है। विजय ने बाग में बैठी प्रिया के चेहरे पर नजरें टिकाते हुए उससे हमदर्दी जताई। ऐसी बात नहीं है विजय भैया, ध्रुव ख्याल रखते हैं मेरा, बस वो प्रोजेक्ट्स में थोड़े व्यस्त हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हारा ध्यान रखता है। देखो तो सही, आंखों में कैसा पीलापन छा गया है। विजय ने अपना हाथ प्रिया के चेहरे पर रखते हुए उसकी आंख को थोड़ा खींच कर देखा था। विजय की इस हरकत पर वो एकदम घबरा गई थी। ये पहली बार था जब विजय ने उसे छुआ था। वो तुरंत पीछे हट गई। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। विजय को समझ आ गया था कि प्रिया को ध्रुव के खिलाफ करना इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए उसने एक नज़र पीछे खड़ी दामिनी पर डाली। दामिनी, कम से कम तुम ही अपनी मालकिन का ख्याल रखा करो। विजय की बात पर दामिनी घबरा गई। जी साहब जी, मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ। विजय ने गहरी सांस लेते हुए अपनी निगाहें प्रिया के खूबसूरत रूप पर टिका दी थीं। वो दिल ही दिल में अपने भाई की पसंद की तारीफ करने लगा। बारिश का मौसम बन रहा था। शांत माहौल में सांस लेने के लिए प्रिया बाहर आकर बैठी थी, लेकिन अब विजय की बातें और नज़रों से उसका दम घुटने लगा था। क्या वाकई ध्रुव को उसका ख्याल नहीं है? कितने दिन हो गए थे उन दोनों ने ढंग से बात तक नहीं की थी। सारा दिन थक हार कर जब ध्रुव वापस आता तो या तो वो सो चुकी होती थी या फिर ध्रुव में ही ज़्यादा देर जागने की हिम्मत नहीं होती थी। और फिर विजय जिस तरह लगातार शक के बीज बो रहा था, कहीं ना कहीं से तो जमीन फटना ही थी। विजय ने प्रिया के चेहरे के बदलते रंग देखे तो उसका दिल खिल उठा। वो सफल हो रहा था और फिर उसने प्रिया के साथ और भी अधिक वक्त बिताना शुरू कर दिया। 2 महीनों में ही वो प्रिया के बहुत करीब आ गया था। प्रिया जिसे दोस्ती समझ रही थी वो दरअसल विजय की एक गहरी योजना थी। प्रिया का गर्भ अब 6 महीने में प्रवेश कर चुका था और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। ध्रुव स्कूल के कुछ पेपर्स के काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था और प्रिया की रात में अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। वो घबराहट की हालत में कमरे से निकली और सावित्री देवी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी, लेकिन सावित्री देवी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने फ़ोन उठाकर लगातार ध्रुव को कॉल किया, लेकिन ध्रुव फ़ोन नहीं उठा रहा था। मजबूरी में वो विजय के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। विजय भैया, विजय भैया, दरवाजा बजाते हुए वो लगातार विजय को आवाज़ें दे रही थी। दामिनी उसके पीछे ही खड़ी थी। बीबी जी, मैं कुछ करूं, आप बताएं, मुझे बताएं, मुझे किसे बुलाना है? उसकी हालत देखकर दामिनी भी बुरी तरह घबरा चुकी थी। इतने में विजय प्रताप ने दरवाजा खोल दिया। सामने खड़ी प्रिया को देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि घड़ी रात के 2 बजा रही थी। सब ठीक है प्रिया? मेरी तबीयत बिगड़ रही है, क्या आप डॉक्टर को ले आएंगे? दरअसल लेडी डॉक्टर दूसरे गांव में रहती है और चेकअप के लिए उसे बुलवाया जाता है। ध्रुव भी यहाँ नहीं है, इसीलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। विजय ने तुरंत कमरे का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने को कहा। नहीं, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, आप डॉक्टर को बुलवा लीजिए। प्रिया विजय के कमरे में कदम नहीं रखना चाहती थी, लेकिन
उसने प्रिया का बाजू पकड़कर उसे सहारा देते हुए अपने कमरे में बिठा लिया। प्रिया, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। एक कदम भी चलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। यहीं मेरे कमरे में बैठो और दामिनी, तुम जाओ और बुआ जी को उठाओ। बुआ जी के जागने के बाद ही मैं डॉक्टर को लेकर आऊंगा। इस तरह आपको तकलीफ में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। दामिनी तुरंत सावित्री देवी के कमरे की ओर जाने लगी तो पीछे से विजय की आवाज आई, दामिनी, जाते हुए कमरे का दरवाजा बंद करती जाना। विजय ने दामिनी को हुक्म दिया क्योंकि कमरे के अंदर एसी चल रहा था और यही सोचते हुए दामिनी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था, जो कि ऑटोमेटिक लॉक हो गया और वो सावित्री देवी के पास पहुंच गई। सावित्री देवी के कमरे का दरवाजा लगातार खटखटाती रही, लेकिन काफी देर तक उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और फिर जब दरवाजा खुला तो सामने खड़ी दामिनी को देखकर वो चौंक गई। इतनी रात को तुम्हें क्या मुसीबत आ गई है? बड़ी मालकिन, वो छोटी मालकिन, प्रिया मैम साहब। दामिनी घबराहट के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। क्या हुआ प्रिया को? और प्रिया है कहाँ? जी, वो विजय साहब के कमरे में है। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। दामिनी की बात पर सावित्री देवी की आंखें फैल गई थीं। उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाकर विजय को कॉल लगाया। तुम्हारे कमरे में बैठी है वो। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लो। कोशिश करो किसी बहाने से उसका दुपट्टा भी ले लो। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। दबे दबे स्वर में उन्होंने फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद विजय को निर्देश दिए थे। दामिनी दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी थी और हैरान थी कि बड़ी मालकिन अब तक अपनी बहू के पास भाग क्यों नहीं रही। दामिनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक पल को रुककर उन्होंने दामिनी के चेहरे को गौर से देखा था, जो हैरत से सावित्री देवी का चेहरा देख रही थी। जी मालकिन, बोलिए, मैं सुन रही हूँ, उसने नजरें झुकाकर जवाब दिया। तुम्हारा बाप मेरी जमीनों पर काम करता है। तुम्हारी बहन मेरी बहन के गांव में ब्याह कर गई है और तुम्हारी छोटी बहन, उसका भविष्य भी मेरे हाथ में है। तुम्हारे परिवार की खुशियां मेरे हाथों में हैं। अगर तुम चाहती हो कि उन्हें कोई भी तकलीफ ना पहुंचे तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ। सावित्री देवी ने सख्त निगाहों से दामिनी को देखते हुए जो बात कही, वो सुनकर वो एकदम से चौंक उठी थी। क्या मतलब बड़ी मालकिन? हवेली के बाहर वाले हिस्से में जाओ जहां हमारे खास नौकर पहरे पर खड़े हैं और जाकर हंगामा खड़ा करो कि तुम नींद में उठी और प्रिया कमरे में नहीं है। बाहर के सारे मर्दों को लेकर हवेली के अंदर आओ और फिर प्रिया की तलाश शुरू करेंगे। और जब वो विजय के कमरे से निकलेगी तो तुम्हें हरगिज भी उसका साथ नहीं देना है। ध्रुव के सारे खास नौकरों को पता होना चाहिए कि उसकी बीवी रात के अंधेरे में गैर मर्द के कमरे में थी। सावित्री देवी की बात सुनकर दामिनी की आंखें हैरत के मारे फैल गई थीं। मगर बड़ी मालकिन, वो घबराए हुए अंदाज में बोली, मत भूलो हमारे तुम पर कितने एहसान है दामिनी। हम चाहें तो तुम्हारे बाप को इस गांव से बेदखल कर सकते हैं, तुम्हारी बहन का घर बिगड़वा सकते हैं। सावित्री देवी ने उसकी बात काट कर उसे धमकी दी थी और वो अपनी कच्ची उम्र की वजह से तुरंत डर गई। मेरे पापा को कुछ मत कहिएगा, तो फिर जाओ और वो करो जो हम कह रहे हैं। दामिनी ने तुरंत बाहर की तरफ दौड़ लगाई और ऐसा दिखाया जैसे उसे नहीं पता कि प्रिया कहाँ है। और सावित्री देवी दरवाजा नहीं खोल रही। सारे गार्ड और नौकर प्रिया की तलाश में हवेली में फैल गए और आखिरकार वो विजय के कमरे से बिना दुपट्टे के आधी बेहोशी की हालत में बाहर निकली, जबकि विजय बिना शर्ट पहने ही कमरे से बाहर आया था। इसी वजह से देखने वालों ने उस दृश्य को अपने हिसाब से समझ लिया। पीछे ही सावित्री देवी भी खड़ी थीं, जिन्होंने छाती पर हाथ मार मार कर शोर मचाना शुरू कर दिया। हाय मेरे बेटे की इज्जत, ये लड़की तो उसे नीलाम कर रही है। पहले ही कहा था मैंने, शहरी लड़की है, ना ब्याह करके लाओ इसे। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कोई मेरे ध्रुव को बुलाओ, बताओ उसे कि उसके पीछे उसकी औरत क्या क्या कर रही है। जानबूझकर सावित्री देवी ने ध्रुव के खास नौकर के सामने हंगामा खड़ा किया था। वो जानती थी कि वो तुरंत ध्रुव को फोन करेगा। सावित्री देवी को कोई जवाब दिए बिना ही विजय ने गुस्से में सारे नौकरों को बाहर भगा दिया और पलटकर प्रिया को देखा, जो हल्के हल्के होश में ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या है। विजय ने प्रिया को पानी पिलाया और दूसरी शर्ट पहन ली। विजय भैया, ये सब क्या है? वो एकदम घबरा गई थी। डॉक्टर को बुलाने के लिए कपड़े चेंज कर रहा था और ये सारे नौकर तुम्हारी तलाश में आए थे। तुम बेफिक्र रहो, मैंने सबको वापस भेज दिया है। वो उसे तसल्ली देने की कोशिश कर ही रहा था कि सावित्री देवी कमरे में आ गई और एक जोरदार थप्पड़ प्रिया के चेहरे पर जड़ दिया। बेशरम, बेहया, पति शहर गया है, ससुर दूसरे गांव पंचायत के लिए, और तूने पीछे से बेशर्मी की हदें पार कर दी।
सावित्री देवी के इल्जाम पर प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। एक पल में ही उसे सब कुछ समझ आ चुका था। झूठ है ये, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो पेट पकड़कर तड़पते हुए रोने लगी। बताओ दामिनी, मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए मैं यहाँ आई थी। उसने तुरंत उसने तुरंत दामिनी का सहारा लिया जो चुपचाप पीछे खड़ी तमाशबीन बनी हुई थी। अरे वो क्या बताएगी, आंखों से देखा है सबने। विजय, इससे पहले कि तुम्हारा भाई लौटे तुम तुरंत वापस निकल जाओ। मुझे डर है कहीं ध्रुव तुम्हारा कत्ल न कर दे। यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम अभी जाओ यहाँ से। उन्होंने तुरंत ही विजय को वहां से निकल जाने का कहा। विजय पहले से ही इस सब के लिए तैयार था, इसीलिए अपना सामान समेटकर वो वहां से भाग निकला। प्रिया तो अब तक समझ ही नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। उसे डॉक्टर की जरूरत थी और उस पर एकदम से आसमान गिरा दिया गया था। पेट पकड़े वो खड़ी हुई थी और फिर दामिनी का सहारा मांगने लगी, लेकिन सावित्री देवी ने सख्ती से दामिनी को आदेश दिया कि वो आज की रात अपने घर चली जाए। दामिनी चुपचाप बड़ी मालकिन के हुक्म पर अपने घर के लिए निकल गई थी। पीछे से प्रिया दामिनी को आवाजें लगाती रह गई। दामिनी प्लीज मत जाओ, मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। लेकिन दामिनी ने उसकी एक न सुनी और हवेली से निकलती चली गई। सावित्री देवी ने रोती बिलखती प्रिया को ऐसे ही छोड़ दिया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अपने हिस्से का काम वो कर चुकी थी। प्रिया दर्द से तड़पती हुई बार बार ध्रुव को कॉल कर रही थी, लेकिन ध्रुव का नंबर बिजी जा रहा था। न जाने वो किससे बात करने में व्यस्त था। मदद के लिए सबको पुकारते पुकारते वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कोई उसे देखने और पूछने वाला भी नहीं था। उसके खास आदमी राजीव ने ध्रुव को फोन करके सारी स्थिति बता दी थी, जिसे सुनने के बाद उसने प्रिया की मिस कॉल का जवाब नहीं दिया था। जब प्रिया उसे कॉल कर रही थी वो कमरे में मौजूद नहीं था और उससे पहले कि वो प्रिया की मिस कॉल देखता, राजीव की कॉल आ गई थी और राजीव ने उसे जो खबर सुनाई थी वो सुनकर वो हैरान रह गया था। उसे यकीन था कि उसकी बीवी बदचलन नहीं हो सकती, इसीलिए उसने सोचा कि वो खुद हवेली जाकर उससे बात करेगा। प्रिया की ओर से दोबारा आई कॉल को उसने रिसीव नहीं किया था, क्योंकि वो मौके पर ही पहुंचकर सारे हालात समझना चाहता था। गांव में इज्जत के नाम पर क्या कुछ हो सकता है, इसका उसे अच्छे से अंदाजा था। इसीलिए उसने अपनी गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ाना शुरू कर दी। उसने तुरंत शहर से वापसी का रास्ता लिया और जैसे ही हवेली पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। वो अपने कमरे में गया तो देखा प्रिया जमीन पर गिरी हुई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। प्रिया की हालत देखकर एक पल के लिए ध्रुव सब कुछ भूल चुका था। प्रिया, वो चीखते हुए प्रिया की ओर भागा था। जहां देखा प्रिया पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। ध्रुव उसे उठाकर दोबारा शहर ले गया, लेकिन तब तक उसका बच्चा इस दुनिया से जा चुका था और साथ ही डॉक्टर ने उसे ये भी खबर सुना दी कि अब प्रिया कभी दोबारा माँ नहीं बन सकेगी, क्योंकि बहुत सारी जटिलताओं के चलते उसकी माँ बनने की क्षमता खत्म हो गई थी। ये खबर प्रिया से कहीं ज़्यादा ध्रुव पर कहर बनकर टूटी थी। वो पूरा समय प्रिया के सिरहाने बैठा रहा, लेकिन जब प्रिया को होश आया तो ध्रुव को देखते ही वो बुरी तरह रोने लगी। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था ध्रुव? तुम्हारी माँ की वजह से हमारे बच्चे की जान चली गई। रोते हुए उसके दिल की बात जबान पर आ गई और ध्रुव एकदम उससे पीछे हटा था। माँ को कसूरवार क्यों ठहरा रही हो प्रिया? विजय भैया के साथ रात के अंधेरे में उनके कमरे से बिना दुपट्टे के तुम बाहर निकली थी। इसमें माँ का क्या कसूर है? ध्रुव के इस अंदाज पर प्रिया हैरानी से उसे देखती चली गई। बताया मुझे राजीव ने कि दामिनी तुम्हारी तलाश में पागल हो रही थी और तुम विजय के कमरे से मिली। तुम और विजय जिस हाल में थे वो नौकरों ने मुझे बताया, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। मैंने तुम्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाया और अब तुम मेरी माँ को दोष दे रही हो, जो अपने कमरे में थी, जिन्हें किसी बात की खबर तक नहीं थी। ये झूठ है ध्रुव, ये सब कुछ तुम्हारी माँ का किया धरा है। और दामिनी तुम्हें खुद बताएगी कि मेरी तबीयत उस समय कितनी ज़्यादा खराब हो गई थी और सावित्री जी ने अपने कमरे का दरवाज़ा तक नहीं खोला था। प्लीज़ इस वक्त चुप हो जाओ प्रिया, घर चलकर बात करेंगे। ध्रुव ने आसपास खड़ी नर्सों को देखकर उसे चुप करवाया था। शाम तक रो रोकर प्रिया का बुरा हाल हो चुका था। औलाद को खो देने का सदमा और फिर दामन पर लगा दाग, दोनों ही उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। शाम को जब वे वापस हवेली पहुंचे तो सावित्री देवी छाती पीटती हुई रोती नजर आई। हाय, मेरा पोता चला गया, मेरा बारिश चला गया। उनका ड्रामा चरम पर था। प्रिया बस खामोशी से उन्हें देखती रही। दामिनी, बताओ साहब को कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब थी। मैंने कितनी बार तुम्हारे साहब को कॉल की, कितनी बार सावित्री देवी का दरवाज़ा खटखटाया
और आखिरी विकल्प के तौर पर मैं विजय भैया के कमरे की तरफ गई। प्रिया खुद को संभालते हुए अपनी बेगुनाही का सबूत ध्रुव के सामने रखना चाहती थी, लेकिन दामिनी की खामोशी ने उसके होश उड़ा दिए थे। पिछले 2 ढाई सालों से वो जिस दामिनी को अपनी छोटी बहन की तरह समझती आई थी, आज उसी की खामोशी प्रिया को जिंदा गाड़ देने के लिए काफी थी। बताओ दामिनी, बताओ आखिर सच क्या है। दामिनी ने नजरें झुका ली और फिर धीरे से कहने लगी, मैं जब सोकर उठी तो प्रिया बीबी कमरे में नहीं थी और ढूंढने पर वो विजय साहब के कमरे से मिली, वो भी बिना दुपट्टे के। दामिनी के कुछ शब्दों ने प्रिया के दिल पर गहरी चोट कर दी थी और वहीं ध्रुव ने मुट्ठियां भींचते हुए खुद पर काबू किया था। कमरे में जाओ प्रिया, सख्त लहजे में कहते हुए उसने प्रिया को जबरदस्ती कमरे में भेज दिया था। देख ले बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था, इन शहरी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती और ना ही इन्हें इज्जत रखनी आती है। यहीं कोई गांव की लड़की होती तो तेरे पीछे अपनी इज्जत के लिए जान दे देती, लेकिन ये तेरी गैर मौजूदगी में विजय के साथ। सावित्री देवी बाल नोचने लगी। सोच, अगर तेरे बाप को पता चला तो क्या होगा। विजय तो रात के अंधेरे में ही निकल गया, विजय को भी इसी ने बहकाया होगा, वरना हमारे खानदान का खून ऐसा बेशर्म नहीं जो अपने ही भाई की इज्जत पर नजर रखे। सावित्री देवी दामन फैलाए कभी प्रिया को बद्दुआएं देती तो कभी बारिश को खोने के गम में आंसू बहाती। ध्रुव ने उन्हें तसल्ली देकर कुछ ही देर बाद कमरे में कदम रखा, जहां प्रिया का रो रो कर बुरा हाल था। अब क्यों आंसू बहा रही हो तुम? चला गया हमारा बच्चा। मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया तो तुमने वो वक्त दूसरों में तलाश करना शुरू कर दिया। मैं मानता हूं कि मर्द और औरत को एक दूसरे की जरूरत होती है, तुम्हें भी मेरे साथ की जरूरत थी, लेकिन जो कुछ भी मैं कर रहा था वो तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था। फिर तुम कैसे विजय भैया के साथ? वो अविश्वास में था। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलते हैं सब, झूठ बोलती है दामिनी, सब झूठे हैं। प्रिया, और सिर्फ अकेली तुम एक सच्ची हो। हवेली के सारे नौकर, मेरी माँ और खुद दामिनी, वो सब झूठ क्यों बोलेंगे? और प्रिया के लिए अब कहने को कुछ भी नहीं बचा था। उसका ध्रुव उस पर यकीन नहीं कर रहा था। वो वहीं बेड पर धम से बैठ गई थी, आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे थे। सब कुछ खत्म हो गया ध्रुव, सब कुछ। एक विश्वास के ऊपर ही ये रिश्ता टिका होता है, और जब विश्वास ही ना हो तो इस रिश्ते का क्या मतलब रह जाता है? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तलाक। तलाक के शब्द पर ध्रुव ने साइड टेबल पर रखा गुलदस्ता उठाकर जमीन पर दे मारा। खबरदार, जो आइंदा ये शब्द तुम्हारी जबान पर आया, इस घर से, इस हवेली से और मेरी जिंदगी से तुम कभी भी नहीं जाओगी। दरवाजा पटक कर वो कमरे से बाहर चला गया था और प्रिया ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। उसकी हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद दामिनी उसके कदमों में बैठी थी। माफ़ कर दीजिए मैडम जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मजबूर थी मैं। दामिनी ने सारा सच प्रिया के सामने रख दिया था। अपनी बेबसी बताते हुए वो प्रिया के पांव पकड़कर रो रही थी। प्रिया ने बस एक नज़र उस पर डाली और चुपचाप पीछे हटकर बैठ गई। कमरे में सन्नाटा छा गया था। प्रिया के आंसू अब सूख चुके थे। दवाइयों के असर में वो कुछ ही देर में नींद की गहराइयों में उतरती चली गई थी। रात के अंधेरे में जब ध्रुव वापस लौटा तो उसकी आंखों की लाली कई राज बयान कर रही थी। शायद वो रोता रहा था। औलाद को खो देने का गम उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। वो सोती हुई प्रिया के पास आकर बैठा और उसके पांव पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। विजय वापस अपने देश जा चुका था। सावित्री देवी अपने कमरे में आराम कर रही थी। दामिनी कमरे के बाहर मौजूद थी और वो प्रिया के बेहद करीब। मुझे तुम पर अपनी जान से ज़्यादा भरोसा है। औलाद को खोने के गम ने शायद मुझे कड़वा बना दिया था, लेकिन मैं आज भी तुमसे पहले जितनी ही मोहब्बत करता हूँ प्रिया। ध्रुव ने धीरे से अपने होंठ प्रिया के पैरों पर रखे थे। उसके होंठों की गर्मी से वो चौंक कर उठ बैठी। क्या कर रहे हैं आप? जल्दी से पैरों को समेटती वो पीछे हुई थी। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ध्रुव ने अपने लहजे को सामान्य बनाए रखा। ठीक हूँ मैं, क्या होगा अब? जो खोना था वो खो चुकी हूँ, अपनी औलाद भी और आपका भरोसा भी। सॉरी, मैं बहुत कड़वा हो गया था। नजरें झुकाए वो अपने रवैये की माफ़ी मांग रहा था। काश काश तुम मेरा फ़ोन उठा लेते तो मैं कभी विजय भैया के कमरे का रुख न करती। मेरा फ़ोन कमरे में था प्रिया, मैं स्टडी रूम में था। मैं कुछ काम कर रहा था, इसलिए ध्यान नहीं गया। मुझे नहीं पता था कि एक ही रात में कयामत टूट पड़ेगी। प्रिया के हाथ पकड़कर वो अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। एक मर्द सिर्फ उसी औरत के आगे आंसू बहाता है जिससे वो बेहद मोहब्बत करता है, और प्रिया वही औरत थी जिसके लिए ध्रुव ने सारी दुनिया से बगावत की थी।
शायद किस्मत को यही मंजूर था प्रिया। अपने आप पर काबू रखते हुए उसने प्रिया को हिम्मत देने की कोशिश की। किस्मत को कुछ मंजूर नहीं था, जो कुछ मंजूर था वो सावित्री देवी को मंजूर था। वो नहीं चाहती थी कि मैं इस घर की बहू बनूं, तुम्हारे वारिस को जन्म दूं। ये सब उनकी सोची समझी साजिश थी, और मैं बेवकूफ़ इतना भी न समझ सकी कि जिसे मैं अपना भाई कह रही थी वो भी उसी साजिश में बराबर का हिस्सेदार था। नफरत से कहते हुए प्रिया ने विजय को निशाना बनाया था। ध्रुव एकदम से ठिठक कर पीछे हटा था। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का कि ये सब कुछ मेरी माँ ने किया है? नौकरानी ने जो देखा वही बयान किया। मैं नहीं जानता कि तुम बिना दुपट्टे के वहाँ क्या कर रही थी विजय के कमरे में। विजय के जिस्म पर कपड़े क्यों नहीं थे, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ प्रिया। मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम मेरी माँ को कसूरवार ठहराओ। प्रिया को उसकी हदें बताते हुए ध्रुव उसके पास से उठकर खड़ा हुआ था, और प्रिया की आंखों में बेयकीनी फैल गई थी। वो आज भी अपनी माँ पर उससे कहीं ज़्यादा विश्वास करता था। औलाद को खो देने के बाद भी उसे अपनी माँ की चालाकियों पर शक नहीं हुआ था। प्रिया के पास फिलहाल कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो चुप हो गई। लेकिन दामिनी चाहती तो सब कुछ ठीक हो सकता था। कुछ देर बाद ध्रुव उसके बिल्कुल पास आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था, मगर प्रिया का मन अब ध्रुव की तरफ से बिल्कुल भी नहीं था। वो चुपचाप अपनी उंगलियों की लकीरों को महसूस कर रही थी। अब वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, कभी इस हवेली को वारिस नहीं दे सकती थी, और इसीलिए आज नहीं तो कल सावित्री देवी ने ध्रुव के लिए दूसरी औरत का इंतजाम कर ही देना था। और यही दूसरी औरत का शब्द इस रात के पहर उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लेकिन फिर भी गांव की एक अनपढ़ औरत की सियासत को समझ नहीं पाई थी। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। उसने अपने होंठ एकदम से सिल लिए थे, अब कुछ भी नहीं बोली थी। वो जिंदा होकर भी एक लाश बन गई थी। इस हादसे के 2 महीने बाद ध्रुव पूरी तरह से संभल चुका था। स्कूल का उद्घाटन होने जा रहा था। अस्पताल की आधी इमारत तैयार हो चुकी थी, लेकिन अब प्रिया का दिल वीरान था। ये सब चीज़ें उसे खुशी नहीं दे रही थीं। ध्रुव ने उसे दोबारा जिंदगी की तरफ लौटाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब भी सावित्री देवी उसकी आंखों के सामने आती वो अंदर से टूटने लगती थी। वो उसकी गुनहगार थीं, जिन पर एक इल्ज़ाम भी नहीं लगा था, और वो खुद बेकसूर होकर भी गुनहगार बना दी गई थी। स्कूल शुरू हुआ तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वक्त तेजी से आगे बढ़ता गया। फिर दामिनी भी स्कूल जाने लगी। वो अब 17 साल की हो चुकी थी। मना भी करने लगी कि अब स्कूल जाकर क्या करूंगी, लेकिन प्रिया ने ज़बरदस्ती उसे स्कूल भेजा कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। स्कूल से आकर वो प्रिया की सेवा में हाजिर रहती। अक्सर शर्मिंदा होकर उससे माफ़ी भी मांगती, लेकिन प्रिया उसे जवाब में कुछ नहीं कहती। और फिर एक दिन जब दामिनी माफ़ी मांगने के लिए उसके कदमों में बैठी तो प्रिया ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा था। माफ़ कर दूंगी तुम्हें, लेकिन बस एक शर्त पर। तुम्हें मेरे पति की दूसरी बीवी बनना पड़ेगा, यानी मेरी सौतन। प्रिया के लफ्ज़ों ने दामिनी के होश उड़ा दिए थे। ये आप क्या कह रही हैं बीबी जी? मैं ध्रुव साहब से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं। तुमने ही तो कहा था दामिनी कि तुम हर सज़ा झेलने को तैयार हो, तो फिर तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम मेरी जगह ले लो। मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए तुम अपने मालिक को वारिस दो और अपने मालिक की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दो। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति ध्रुव हमेशा खुश रहे। प्रिया ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए दामिनी को अपने इंतकाम के लिए चुना था। वो इंतकाम जो उसे सावित्री देवी से लेना था, वो इंतकाम जो उसे अपने पति से लेना था। वो किसी भी हाल में सावित्री देवी और ध्रुव को उस नुकसान के लिए माफ़ नहीं कर सकती थी जो उसने झेला था। सावित्री देवी की वजह से उसका बच्चा खो गया था, और ध्रुव ने उस पर यकीन न करके उसे बहुत गहरी चोट दी थी। वो एक शब्द भी अपनी माँ के खिलाफ नहीं सुन सकता था। वो माँ जिसकी वजह से प्रिया ने अपनी औलाद खो दी। आज नहीं तो कल ध्रुव की दूसरी शादी होनी ही थी। तो फिर दामिनी से क्यों नहीं? क्योंकि ध्रुव अपने ख़ानदान का इकलौता वारिस था, और अब उसका वारिस ही गद्दी नशीन बनना था। दामिनी ने उसकी ज़िंदगी उजाड़ने में उन जालिमों का साथ दिया था, इसलिए अब उसे भी सज़ा मिलनी थी, और वो सज़ा दामिनी को खुद ध्रुव देगा। ये बात प्रिया अच्छे से जानती थी। वो जानती थी ध्रुव कभी उसकी जगह किसी और औरत को नहीं दे सकता। दामिनी को सारी ज़िंदगी उस आग में जलना पड़ेगा जो प्रिया ने झेली थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि ध्रुव और दामिनी की शादी से पहले उसके हाथ कुछ ऐसा बड़ा लगने वाला था
जिसके जरिए वो ध्रुव की रूह तक को झुलसा सकेगी। उसके मोबाइल पर आने वाली एक ईमेल थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। दामिनी ने ये सजा कबूल कर ली थी। ध्रुव राठौड़ जैसे रौबदार आदमी को वो हमेशा चुपचाप देखा करती थी। कितनी बार उसने प्रिया और ध्रुव के बीच की मोहब्बत भरी छोटी छोटी बातों को चोरी छुपे देखा था। अगर वही मोहब्बत उसकी झोली में आ रही थी तो वो क्यों इनकार करती। इसलिए दामिनी ने इसे अपनी खुशनसीबी समझकर कबूल कर लिया था। मगर अब प्रिया को ध्रुव के सामने भी ये बात रखनी थी। उसे किसी भी तरह इस बात के लिए, इस शादी के लिए राजी करना था, जो कि सबसे मुश्किल काम था। उस रात ध्रुव थका हारा घर लौटा तो प्रिया को देखकर उसके पास आ बैठा। उसकी मोहब्बत में कोई भी कमी नहीं आई थी। औलाद के चले जाने के बाद और ये जानने के बाद कि प्रिया अब कभी माँ नहीं बन सकती, उसने प्रिया को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो जानता था कि प्रिया के दिल में बहुत से गिले शिकवे हैं, लेकिन उसकी मोहब्बतों में कहीं भी कोई कमी नहीं आई थी। और फिर जब वो प्रिया के पास बैठा तो उसके पैरों पर धीरे धीरे अपनी उंगलियों का स्पर्श छोड़ने लगा था। प्रिया ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हमेशा से मोहब्बत के दावे करते आए हो तुम ध्रुव, और मैंने हमेशा तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया है। आज मैं तुम्हारा एक इम्तिहान लेना चाहती हूँ। अगर मोहब्बत करते हो तो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाना। बहुत अरसे बाद प्रिया ने कुछ पुराने अंदाज में ध्रुव से बात की थी, इसीलिए वो एकदम से खिल उठा था। मेरी जान, मैं तुम्हारी मोहब्बत के हर इम्तिहान में सफल होने को तैयार हूँ। तुम एक बार आजमा कर तो देख लो। वो पूरी तरह उसकी मोहब्बत में डूबा, उसकी आंखों में खोने लगा था। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात मानो और हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दो। ध्रुव को लगा शायद वो वापस शहर जाने की बात करेगी, क्योंकि काफ़ी समय से वो अपने माँ बाप से मिलने नहीं गई थी और फिर गांव में वो बिल्कुल शांत सी हो गई थी। इसीलिए वो तुरंत ही मान गया, तुम जो भी कहो प्रिया। लेकिन प्रिया की अगली बात ने उसके होश उड़ा दिए थे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी दूसरी शादी मैं खुद कराऊँ, अपने हाथों से, धूमधाम से। सारा गांव देखे कि ध्रुव राठौर की शादी हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे गांव को वारिस मिल जाए। माँ की भी तो यही इच्छा है ना। प्रिया ने अपने लहजे को सामान्य रखते हुए ध्रुव से ये बात कह दी थी। कई बार सावित्री देवी ने उसके सामने कहा भी था कि वो अपनी सहेली की बेटी को उसके मुकाबले पर लाएंगी और उसे जूतों पर रखेंगी। इसलिए प्रिया ने तय कर लिया था कि उनके आने से पहले ही वो दामिनी को उनके सिर की धूल बना देगी। मुझे लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब हो गया है। अकेले रह रहकर इस कमरे की 4 दीवारों में बंद होकर तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। और अगर तुम सोच नहीं पा रही हो तो कम से कम अपने दिल की ही सुन लो। पति हूँ मैं तुम्हारा, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और मोहब्बत में साझेदारी की कोई गुंजाइश नहीं होती। ना मुझे औलाद चाहिए, ना ही किसी और औरत की तमन्ना है मेरे दिल में। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होकर तुम पर ख़त्म होती है प्रिया। ध्रुव ने जज्बात में आकर उसे पूरी तरह झकझोर डाला था। अगर आज के बाद किसी और का नाम लिया तो मैं अपने हाथों से खुद को शूट कर लूँगा। जब्त के आलम में कहता हुआ वो उठकर खड़ा हो गया था। तुम खुद को क्या शूट करोगे ध्रुव? उससे पहले मैं खुद ही खुद को ख़त्म कर लूँगी। नहीं देख सकती मैं ये सब कुछ। मेरी वजह से तुम बाप नहीं बनो, ये जायज़ नहीं है ध्रुव। तुम्हारे गांव को बारिश चाहिए, तुम्हारी ज़मीनों को हकदार चाहिए, और इससे भी बढ़कर ये कि ये मेरी खुद की इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी दूसरी शादी हो, और वो भी मेरी मर्जी से। तुमने मुझे जितनी तकलीफ़ पहुँचाई है अब उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। अगर मोहब्बत करते हो तो मेरी मर्जी से शादी कर लो। यूँ समझ लो कि प्रिया की तरफ से ये तुम्हारे लिए सज़ा है। प्रिया ने सख्ती से कहते हुए उसे अपने इरादों से आगाह किया था। अच्छा, तो मैं ये समझूं कि ये तुम्हारी माँ से जंग है? जानता हूँ मैं कि वो सिमरन से मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ी हैं, इसीलिए तुमने पहले ही कोई और लड़की ढूंढ ली। मैं क्या तुम दोनों के लिए कोई खिलौना हूँ? ध्रुव ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा तो वो कुछ गड़बड़ा सी गई। खिलौना नहीं हो, लेकिन अब इस कमरे में खिलौने होने चाहिए। तो मैं नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी में औलाद की जो कमी है वो पूरी हो जानी चाहिए। 3 साल हो गए हैं हमारी शादी को, 3 साल बीत गए हैं। तो मुझे बताओ कि तुम्हारे दिल में औलाद को लेकर कोई अरमान नहीं है? तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में किसी नन्हे कदमों की आहट हो? प्रिया ने उसे जज्बाती करने की पूरी कोशिश की थी। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर रह गया। हाँ, है ख्वाहिश मेरे दिल में। मैं चाहता हूँ मेरी औलाद हो, मेरी ज़िंदगी में भी ये खुशी आए, लेकिन मेरी औलाद भी तुमसे होगी और मेरी खुशियाँ भी तुमसे ही आएंगी। मैं डॉक्टरों की कही बातों को नहीं मानता।
ध्रुव राठौर ने उसका हाथ पकड़कर नरमी से उसे समझाते हुए उसके बालों को छुआ था। प्रिया, तुमने कहा था कि मैं मोहब्बत के हर इम्तिहान में कामयाब होऊंगा। ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है कि तुम मुझसे मेरी दूसरी शादी की मांग कर रही हो। अगर तुम्हें लगता है कि ये मैं सब कुछ तुम्हारी माँ की जिद में कर रही हूँ तो फिर ऐसा ही सही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी दुल्हन को सजाऊं, उसे तुम्हारी सेज पर बिठाऊं और तुम्हें उसके हवाले कर दूं। दिल में दर्द महसूस करते हुए वो होठों पर मुस्कुराहट ले आई थी। प्रिया, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? खाली हाथ रह जाओगी। मैं दो औरतों में बट कर रह जाऊंगा, न उसका हो सकूंगा न तुम्हारे पास आ सकूंगा। क्यों चाहती हो अपनी और मेरी जिंदगी को बर्बाद करना? मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। जो कुछ बीत गया है उससे भली भांति परिचित हूँ। पछताता हूँ उस रात को लेकर, रोता हूँ हर बार, अपने ही आंसुओं से खुद को भिगोता हूँ। तुम बताओ और क्या करूँ? क्या ये सजा कम नहीं कि मैं अपनी ही औलाद का कातिल खुद को समझता हूँ? ध्रुव ने बर्दाश्त की हदों को पार करते हुए अपनी आंखों की नमी को बहुत जोर से रगड़कर साफ किया था। प्रिया ने बेबसी से उसे देखा था। ये भी ना कह सकी कि ध्रुव, तुम्हारी औलाद की कातिल तुम नहीं, तुम्हारी माँ है। ध्रुव, एक आखिरी चीज़ मांग रही हूँ तुमसे, बस एक आखिरी बार। मेरी मोहब्बत की खातिर मेरी इस बात को कबूल कर लो। प्रिया उसके कदमों में बैठकर गिड़गिड़ाने लगी। ध्रुव उसकी इस नादानी पर न सिर्फ हैरान था बल्कि परेशान भी था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। ध्रुव ने एक पल में ये सोचकर मंजूरी दे दी थी कि प्रिया की जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। वो जानता था प्रिया का अब किसी से कोई वास्ता नहीं, तो इतनी जल्दी वो किसी को सौतन के तौर पर ढूंढ नहीं सकेगी। इस बात से बेखबर कि वो तो पहले ही अपनी सौतन ढूंढ चुकी थी। ठीक है, तो फिर अपनी माँ को बता दो कि कुछ दिनों में तुम्हारी दूसरी शादी हो रही है, और वो भी मेरी पसंद की लड़की से। ध्रुव ने इस बेवकूफ़ लड़की को एक नज़र देखकर चुपचाप उठकर सावित्री देवी के कमरे में चला गया। काफ़ी दिनों से वो उससे ढंग से बात नहीं कर पाया था, इसीलिए उनके पास जाकर बैठ गया। लेकिन उन्होंने बात सिमरन के टॉपिक से ही शुरू की थी। वो सिमरन को जल्द से जल्द अपनी बहू बनाना चाहती थी, और फिर ध्रुव ने हिम्मत करके उन्हें बता दिया कि प्रिया उसकी शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहती है। ये सुनकर सावित्री देवी के तो 14 खाने खुल गए थे। उन्हें तो लगा था कि सिमरन और ध्रुव की शादी का सुनकर सबसे बड़ा हंगामा तो प्रिया ही खड़ा करेगी और वो उसे हवेली से बाहर निकाल फेंकेंगी। वो तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि प्रिया खुद किसी और को सौतन बनाने का सोचेगी। किसे तलाश कर लिया तुम्हारी बीबी ने? ले आएगी कोई अपने जैसी शहर की लड़की। कह दो उसे कि हम गांव वाले हैं, गांव की लड़कियों को ही अपनी इज्जत बनाएंगे। अब पहले ही उसकी वजह से बहुत तमाशा हो चुका है। वो तो भगवान की कृपा है कि मेरा बच्चा बच गया, वरना अगर ये बात ज़्यादा फैलती तो शायद तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ती। जानबूझकर सावित्री देवी ने अतीत के जख्म उधेड़ने की पूरी कोशिश की थी। ध्रुव कुछ देर उनके पास बैठकर वहाँ से भी उठ गया। कमरे में जाने की बजाय वो गार्डन में टहलते हुए सिगरेट के कश पर कश लगाने लगा था। उसने पिछले कुछ दिनों से सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब गम को दिल से निकालने के लिए यही धुआं जरूरी था। ध्रुव अंदर ही अंदर कितना टूट चुका था, ये कभी खुलकर प्रिया को बता नहीं सका था। उसे पछतावा था, अफसोस था कि वो अपनी बीवी के साथ उस वक्त नहीं था जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन उसने कभी अपनी माँ को भी अपनी औलाद का कातिल नहीं माना था। उसे तो यही लगता था कि प्रिया और विजय भाई के बीच कुछ नहीं था, लेकिन साथ ही उसका ये भी मानना था कि उसकी माँ कभी भी उसकी बीवी पर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती थी। और बस इसी कशमकश में वो दो रिश्तों के बीच पिस रहा था, और अब तो वो दूसरी शादी की मंजूरी भी दे चुका था। खिड़की से प्रिया काफ़ी देर तक उसे यूं ही सिगरेट के धुएं के बादलों में खोया देखती रही, और फिर जब ध्रुव पलटा तो उसकी निगाहें खिड़की पर खड़ी प्रिया से टकरा गईं। हल्के रंग का फ्यूजी सूट पहने वो इस उदास रात का ही हिस्सा लग रही थी। आई एम सॉरी प्रिया, शायद मैं अपनी मोहब्बत में कामयाब नहीं हो सका। दिल ही दिल में पछतावे की आग में जलता हुआ ध्रुव अपने कमरे में पहुंचा था। प्रिया बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसने दूसरी ओर करवट ले रखी थी। ध्रुव ने बेचैनी में कहा, बताओगी नहीं किसे ढूंढा है मेरे लिए? माँ का कहना है कि अब मेरी शादी किसी गांव की लड़की से ही होगी। प्रिया को जलाने की नीयत से उसने ये बात कही थी, लेकिन अगली बात ने उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी थी जब प्रिया ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। गांव की ही लड़की है, फिक्र मत करो।
जबान है, खूबसूरत है और सबसे बढ़कर ये कि तुम्हारी रग रग से भली भांति परिचित भी है। किसकी बात कर रही हो तुम प्रिया? वो एकदम से चौंक गया था। तो क्या प्रिया पहले ही लड़की तलाश कर चुकी थी? वक्त आने पर बता दूंगी। पहले तुम अपनी माँ को राजी करो और विवाह का इंतजाम करो। ध्रुव एकदम से चुप हो गया था, लेकिन अगली सुबह उससे भी ज्यादा कहर बरपा देने वाली सुबह थी। जब दामिनी सावित्री देवी को उठाने के लिए उनके कमरे में गई तो पता चला कि रात के किसी पहर उन्हें स्ट्रोक आया है। वो भागती हुई ध्रुव के पास पहुंची। ध्रुव उन्हें तुरंत लेकर शहर के अस्पताल गया, लेकिन सावित्री देवी को लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो चुका था और उनका शरीर काफी हद तक काम करना छोड़ चुका था। वो बिस्तर पर लग गई थीं और अब उनका शरीर शायद ही दोबारा हिल सके। सावित्री देवी बिस्तर पर आ गईं। सारी हवेली का नियंत्रण और पूरा गांव अब प्रिया के हाथ में आ चुका था। सावित्री देवी की बीमारी पर उसे जरा भी अफसोस नहीं हुआ था, बल्कि उसने चुपचाप सब कुछ अपने कब्जे में लेते हुए ध्रुव की शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। और फिर शादी से एक दिन पहले जब ध्रुव ने बहुत ज्यादा जिद करके उससे पूछा कि वो किससे उसकी शादी करवा रही है, तब प्रिया के होंठों से निकले नाम को सुनकर वो चौंक कर रह गया था। मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो। दामिनी तुम्हारी नौकरानी है, हर वक्त तुम्हारे साथ रहने वाली। तुम उसकी शादी मुझसे करवाना चाहती हो, एक नौकरानी से? और अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी 18 की भी नहीं हुई है। अगर माँ को पता चला तो वो हंगामा कर देंगी, और गांव वाले, उन्हें क्या जवाब देंगे हम कि हमने किसान की बेटी को उनकी मालकिन बना दिया। ध्रुव का बस नहीं चल रहा था कि वो किसी दीवार से सिर टकरा दे। ध्रुव, मैंने कहा था ना, ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है, बस इसमें साबित हो जाओ। मैं ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकता प्रिया। तुम अभी और इसी वक्त इन तमाम इंतजामों को रोक दो। मैं और तमाशा नहीं चाहता। वो इनकार करता हुआ कमरे से निकल गया था और प्रिया ने उसे जाते हुए देखा। ध्रुव के जाते ही दामिनी दौड़ती हुई कमरे में आई थी। बीबी जी, ध्रुव जी बहुत गुस्से में हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बुरी तरह डर के मारे कांप रही थी। फिक्र मत करो दामिनी, कल शादी होगी और तुम इस हवेली की दूसरी छोटी मालकिन बन जाओगी। ये मेरा तुमसे वादा है और यही तुम्हारी सजा भी है। दामिनी चुपचाप एक और खड़ी हो गई थी और प्रिया ने एक बार फिर अपना मोबाइल उठाकर वो ईमेल चेक की थी जो उसकी जिंदगी का एक नया राज खोलने वाली थी। ध्रुव के सामान से उसने उस मेल का प्रिंट निकाला और उसे उसी फाइल में रख दिया जो उसकी अस्पताल की फाइल थी। रात गए जब ध्रुव वापस लौटा तो उसके चेहरे पर गुस्से के साफ असर थे। मैं एक आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ प्रिया कि अपनी दीवानगी को ख़त्म करो और समझने की कोशिश करो कि तुम जो चाहती हो वैसा नहीं हो सकता। वो अब उसे गुस्से से समझाना चाहता था। अगर तुम दामिनी से शादी नहीं कर सकते तो मैं भी इस हवेली में नहीं रह सकती। मैंने कहा था ना, ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है, तुम्हारी सज़ा है। शादी तो तुम्हें दामिनी से ही करनी होगी, वरना मैं अपनी जान ले लूँगी। जज्बात में कहती हुई प्रिया ने साइड टेबल पर रखी फल काटने वाली चाकू उठा ली थी और अपनी कलाई पर जमा दी। ये देख ध्रुव एक पल में पागल हो गया। क्या कर रही हो प्रिया, जख्मी हो जाओगी। प्रिया ने हल्का सा दबाव डाला तो उसकी कलाई से खून निकलने लगा था। ओके ओके, मैं शादी कर रहा हूँ, लेकिन तुम ये सब बेवकूफ़ी वाली हरकतें बंद कर दो। वो एकदम ही उसके आगे हार गया था। डर था कि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुँचा दे। पहले ही वो बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। खुद का ख्याल न रखने की वजह से हर वक्त बीमार सी दिखती थी। अब अगर उसे कुछ हो जाता तो ध्रुव जिंदा होते हुए भी मर जाता। अगले दिन सावित्री देवी को पता चला था कि दामिनी को प्रिया उनके बेटे के लिए सजा रही है, और ये सुनते ही वो एकदम दीवानी सी हो गई थी। लेकिन न वो उठ सकती थी, ना ही अपनी जुबान हिला सकती थी। प्रिया ने उनकी बीमारी का फ़ायदा उठाकर दामिनी को दुल्हन बनाकर सेज पर बिठा दिया। गांव के सारे लोग आए थे और धीमी धीमी फुसफुसाहटों में हर कोई उसे पागल कह रहा था कि जो अपनी ही नौकरानी को अपनी सौतन बना रही थी, और वो भी पूरी खुशी से। सबको यही लग रहा था कि बच्चा होने के बाद दामिनी को हवेली से निकाल फेंक दिया जाएगा और प्रिया और ध्रुव उस बच्चे को अपना बना लेंगे। किसी को नहीं पता था कि प्रिया के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर दामिनी को ध्रुव की सेज पर बिठाकर वो अपने कमरे में लौट आई थी। ध्रुव ने न चाहते हुए भी दामिनी का हक अदा किया था, क्योंकि अब वो उसकी पत्नी थी। और फिर जब वो प्रिया के पास आया तो प्रिया ने फाइल खोलकर उसके सामने रख दी। ये वही फाइल थी जिसमें वो ईमेल लगाई गई थी। धीरे धीरे ध्रुव उस फाइल को देखने लगा जिसमें शुरुआत में अस्पताल के कागजात थे और फिर एक पेज पर लिखा था, प्रिया अब मां नहीं बन सकती।
और जब वो आखिरी पन्ने पर पहुंचा तो उसके दिल की दुनिया उजड़ गई थी। वो एक ईमेल थी जिसका प्रिंट लिया गया था और साथ ही एक छोटा सा खत भी था जो कुछ वक्त पहले ही प्रिया को मिला था विजय की तरफ से। वो माफ़ी मांग रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपने छोटे भाई के साथ ज्यादती की थी। बुआ जी की बातों में आकर उन दोनों का घर उजाड़ना चाहा और इसी वजह से प्रिया का बच्चा भी मर गया। उसने माफ़ी मांगी थी। उसका कहना था कि वो ध्रुव के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो तो बुआ जी के कहने पर उन दोनों को अलग करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक मासूम की जान चली जाएगी। उसका ये माफ़ीनामा ध्रुव पर बिजली बनकर गिरा था। ये हकीकत खुल गई थी कि उसकी खुशियों को तबाह करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ सावित्री देवी ही थी। सर पकड़े वो आंसू बहा रहा था और प्रिया बेजान सी उसके सामने बैठी थी। फ़ोन नहीं उठाया तुमने मेरा। मानती हूँ मैं कि तुम्हें पता नहीं चला होगा, लेकिन बताया था ना मैंने तुम्हें कि मैं बेगुनाह हूँ। तुम्हारी माँ ने सब कुछ जानबूझकर किया। हमारा बच्चा उनकी वजह से गया, लेकिन तुम नहीं माने। चाहो तो विजय को कॉल करो, अपने भाई से पूछो क्या ये सब झूठ है या सच्चाई। हर बात का खुलासा हो जाएगा। ठंडे लहजे में प्रिया ने ध्रुव को जिंदा ही दफना दिया था। अब मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में मैंने दामिनी के रूप में एक सज़ा छोड़ दी है। अपनी ज़िंदगी उसे लेकर आगे बढ़ाओ, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाओ, लेकिन मुझे अब इस हवेली के दरो दीवार से आज़ाद कर दो। उसने अपना सामान समेटते हुए तलाक की मांग रख दी थी और ध्रुव ने उसे कसकर कमर से पकड़ लिया। नहीं प्रिया, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नहीं जानता था कि मेरी माँ इतना नीचे गिर जाएगी। आंसू बहाते हुए वो उससे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन जब वो नहीं मानी तो ध्रुव ने उसे उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। तुम सिर्फ मेरी हो प्रिया, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो बेतहाशा उसके चेहरे को चूमने लगा तो कभी उसके गर्दन को छूने लगा, और जब प्रिया ने गुस्से से उसे अपने ऊपर से हटाना चाहा तो वो अपनी मनमानियों पर उतर आया, अपनी मोहब्बत जताने लगा। आखिरकार प्रिया ने उसे झटक कर अपना सामान उठाया और हवेली छोड़कर निकल गई। ध्रुव को उसके जाने का यकीन नहीं हो रहा था। वो कहर भरी नज़रों से दामिनी के साथ पहुंचा था, क्योंकि उसे यकीन था कि शुरू से ही दामिनी को सब कुछ पता था। दामिनी को अपने गुस्से का शिकार बनाते हुए उसने उससे सारा सच उगलवा लिया था, और दामिनी ने रोते हुए उसे बता दिया था कि सावित्री देवी ने उसे किस तरह ब्लैकमेल किया था। ये सब जानकर उसने दामिनी को वहीं कमरे में अकेला छोड़ दिया, लेकिन नफरत की जो दीवार उसके दिल में खड़ी हो गई थी वो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। उसकी माँ ने सब कुछ तबाह कर दिया था, उसकी खुशियाँ उससे छीन ली थी, और विजय को तो वो अपना बड़ा भाई मानता था। सारी रात वो सिगरेट पीता रहा। दिल के अंदर एक आग सी जल रही थी। कैसे वो प्रिया को तलाक दे सकता था? ये मुमकिन ही नहीं था। उसकी मोहब्बत बेशुमार थी प्रिया के लिए। दामिनी को अपनी ज़िंदगी में उसने सिर्फ प्रिया के लिए ही कबूल किया था, और प्रिया ही उसे छोड़कर चली गई थी। क्या हो जाता अगर वो पहले ही ये सब कुछ उसके सामने रख देती? विजय की ईमेल, उसका लिखा हुआ खत, तो शायद वो दामिनी से शादी ही न करता। लेकिन प्रिया ने उसके लिए यही सज़ा चुनी थी। प्रिया का एतबार टूटा था, वो एतबार जो उसे ध्रुव पर था कि वो हर सूरत उस पर यकीन करेगा। ध्रुव से गलती हो गई थी। वो मोहब्बत के मामले में चूक कर बैठा और प्रिया उसे छोड़कर चली गई। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई थी। अगली सुबह जब वो सावित्री देवी के कमरे में गया तो उनसे सवाल तक न कर सका कि उन्होंने उसके साथ इतना जुल्म कैसे किया। बस खामोशी से उसने अपने दिल का हाल उनके सामने रखा और वहाँ से निकल आया। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आज वो बिल्कुल बेबस थी, अकेली और नौकरों के रहमो करम पर अपने कमरे की चार दीवारी में कैद थीं। काश कि उन्होंने प्रिया को मोहब्बत से अपनाया होता तो आज उनका घर खुशियों से भरा होता। उनके बेटे के चेहरे पर मुस्कान होती, उनके आंगन में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती। उनकी नफरत और जलन ने सब कुछ तबाह कर दिया था। दामिनी अपनी जगह खामोशी से बैठी आंसू बहाती रह गई थी। काश कि उसने सही वक्त पर सच्चाई का साथ दिया होता। वो सावित्री देवी की धमकियों में न आती और भगवान का डर रखते हुए पति पत्नी के बीच फसाद का कारण न बनती तो आज उसकी ज़िंदगी बेहतर होती। उसने ध्रुव राठौर की बीबी होने का टाइटल तो हासिल कर लिया था, लेकिन जानती थी सारी जिंदगी उसकी नौकरानियों से भी बदतर गुजरेगी। ना वो मालकिन रही थी और ना ही नौकरानी, वो बस एक मुजरिम बन बैठी थी। उसने ध्रुव से माफ़ी मांगी थी। पूरी तरह से गम में डूबा हुआ था वो। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है दामिनी, तुम तो गैर थी, मैं उसका अपना था।
वो मुझ पर एतबार करती थी। मेरी मोहब्बत में उसने अपना घर, अपना शहर छोड़कर इस गांव में कदम रखा था। मैंने ही उसका साथ नहीं दिया। हर मुश्किल वक्त में वो तन्हा रही। यहाँ तक कि उस हालत में उसने हमारे बच्चे को खो दिया। कसूर तो मेरा है, लेकिन अगर उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो मेरे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ घाटा रह जाएगा और ये तकलीफ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अपने बाल नोचते हुए वो अपनी बेचैनी को संभालने की कोशिश कर रहा था। प्रिया शहर जा चुकी थी और वो उसके बिना गांव में बिल्कुल अधूरा था। साहब, अगर आप कहें तो मैं शहर जाती हूँ। उनके पांव पकड़ लूँगी, बीबी जी को मना कर लाऊंगी, उन्हें अपनी गलतियों का इकरार करूँगी। आप दोनों को जुदा देखकर मेरा दिल करता है, मेरा दिल बेचैन होता है। ये मैं बता नहीं सकती आपको। मैं आपको प्रिया बीबी जी के साथ ही देखना चाहती हूँ, दामिनी ने मासूमियत से कहते हुए ध्रुव के दिल को चीर दिया था। ध्रुव ने आहिस्ता से उसके आंसू पोंछे और उसके माथे पर अपने होंठ रखे थे। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, ये कहकर उसने जल्दी से अपनी कार की चाबी उठाई थी, जबकि दामिनी के दिल में एक सुकून सा उतरा था। उसके साहब ने उसे माफ़ कर दिया था। मैं शहर जा रहा हूँ, उसे लेकर ही लौटूंगा। वो शहर जाने के लिए निकल पड़ा था। दामिनी ने बहुत सारी दुआएं मांगी थी। ध्रुव के होंठों का स्पर्श अब भी उसके माथे पर मौजूद था। दिल में एक ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली थी, काश कि उसका ध्रुव का रिश्ता हमेशा के लिए बन जाए। वो दिल से ये दुआ मांग रही थी। ध्रुव शहर पहुंचा तो सकते में रह गया था। प्रिया के घर पर भीड़ लगी हुई थी और फिर पता चला कि प्रिया के माँ बाप का एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है और दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं। प्रिया पूरी तरह सन्न थी। ध्रुव उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर ध्रुव ने ही उसके माता पिता के अंतिम संस्कार का इंतजाम करवाया, उसके घर को ताला लगाया और उसका हाथ पकड़कर उसे हवेली ले आया। वो बस बेजान पत्थर बनी हुई थी, जिसने ना इनकार किया ना ही कोई हंगामा खड़ा किया था, बल्कि ध्रुव का हाथ थामे वो खामोशी से हवेली लौट आई थी। ध्रुव ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। कई दिनों तक वो उसके बिल्कुल पास रहा था। उसने एक बार भी दामिनी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। वो बस प्रिया का था और प्रिया ही उसकी पूरी कायनात थी। पूरी 1 महीने बाद जब प्रिया संभली तो उसे होश आया कि वो वापस गांव आ चुकी है। गांव की औरतें उसके इर्द गिर्द मौजूद थीं। वो उससे अपने मसले बयान कर रही थीं और वो गुमसुम सी उनके बीच बैठी सोच रही थी कि इन औरतों को मेरी ज़रूरत है। शहर में अब मेरा कोई नहीं है, मैं वहाँ जाकर करूँगी भी तो क्या करूँगी। उसने खामोशी से अपनी ज़िंदगी को गांव की औरतों के नाम कर दिया। वो अपने नाम पर बने स्कूल में अब खुद ही जाकर पढ़ाने लगी थी। शायद हालात से भागने का यही एक तरीका था उसके पास, मगर वो ध्रुव को खुद से दूर ना कर सकी। वो हर वक्त किसी आवारा भंवरे की तरह उसके आसपास मंडराता रहता, उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता था, उसके करीब आता। वो चाहता था प्रिया भी इन खूबसूरत पलों में उसका साथ दे, लेकिन प्रिया चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाती थी। दामिनी दोबारा से उसकी खास नौकरानी बन गई थी। दामिनी ने कभी ये जताने की कोशिश नहीं की कि वो ध्रुव की पत्नी है। कई बार प्रिया ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो उसकी नौकरानी नहीं है, लेकिन दामिनी के दिल को सुकून नहीं मिलता था। उस जोड़ी की तबाही के पीछे कहीं ना कहीं उसका भी हाथ था और फिर भगवान की तरफ से एक करिश्मा हुआ। दामिनी की जगह प्रिया उम्मीद से हो गई। धीरे धीरे ध्रुव की मोहब्बत का असर पूरी तरह प्रिया के वजूद पर चढ़ चुका था। पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। प्रिया को तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। वो खुशी के मारे ध्रुव से लिपट गई थी और फूट फूट कर रोने लगी, और ध्रुव ने उसके आंसू पोंछते हुए उसके माथे को छू लिया था। खुद भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये खुशी उनके लिए बहुत बड़ी थी और ध्रुव ने इस खुशी में न जाने कितने तरह के नेक काम कर डाले थे। ध्रुव ने तो प्रिया को अपनी हथेली का छाला बना लिया और धीरे धीरे प्रिया सब कुछ भूलती चली गई। बस उसे दिखाई दे रही थी तो सिर्फ और सिर्फ ध्रुव की मोहब्बत। दामिनी ने भी हर पल हर लम्हा प्रिया का ख्याल रखा और प्रिया ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। ध्रुव ने अपने और प्रिया के नाम को जोड़कर बच्ची का नाम परिधि रखा। दामिनी ने परिधि को अपनी गोद में लिया और एक माँ की तरह उसे चूमा। दामिनी को देखकर प्रिया के दिल को चोट पहुंची। उसने दामिनी के लिए बहुत सख्त सजा चुनी थी, जबकि उसका गुनाह इतना बड़ा नहीं था, और इसीलिए प्रिया ने खुद दामिनी को इस मुश्किल से राहत दिलाने के लिए ध्रुव से बात की थी। वो चाहती थी कि ध्रुव उसे अपना ले, लेकिन ध्रुव अपने दिल में बसी प्रिया की मोहब्बत को बांट नहीं सकता था। ध्रुव ने उसे तलाक देकर उसकी शादी कुछ ही समय बाद एक बहुत अच्छे घराने में करवा दी थी। दामिनी के परिवार की भी आर्थिक रूप से खूब मदद की थी। दामिनी अपनी नई शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थी और प्रिया अपनी औलाद और ध्रुव के साथ
अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। कुछ गम हमारे नसीब में लिखे होते हैं, लेकिन उनसे ऊपर उठकर हमें ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना पड़ता है। प्रिया की ज़िंदगी ने भी बहुत से रंग बदले थे, लेकिन आखिरकार वो ध्रुव के साथ अब अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थी। परिधि ने उनकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दिए थे। पास्ट को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। गलती न ध्रुव की थी, न प्रिया की और न ही दामिनी की। बस वक्त और हालात गलत थे। दोस्तों, ये कहानी का दूसरा और आखिरी भाग था। कहानी के पहले भाग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लिंक पर क्लिक कीजिए और कहानी के पहले भाग को सुनिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।